हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम प्रिंट कल्चर पढ़ रहे थे और आज हम आ गए हैं इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर। एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या देखा बेटा इस चैप्टर के अंदर। हमने देखा बेटा कि प्रिंट किस तरीके से इवॉल्व हुआ बेटा चाइना से, फिर वो टेक्नोलॉजी कहां पहुंची बेटा, जापान पहुंची, और फिर किस तरीके से यूरोप में जो है मार्को पोलो जो है वुडवर्क प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को लेके गए। उसके बाद हमने देखा बेटा किस तरीके से रीडिंग मैनिया जो है एक प्रिंटिंग रिवोल्यूशन आया बेटा, ठीक है, जो लेके कौन आया था बेटा, गुटेनबर्ग लेके आए थे। और किस तरीके से प्रिंट कल्चर जो है पूरे यूरोप में फ्लरिश हुआ, किस तरीके से रिलीजियस डिबेट बढ़ी बेटा, किस तरीके से फियर ऑफ प्रिंट बढ़ा बेटा, और प्रिंट और डिसेंट हमने देखा बेटा, और किस तरीके से अलग अलग रीडर्स आते जा रहे थे बेटा यूरोप की लिटरेसी रेट बढ़ने के बाद, वो चीजें हमने देखी। उसके बाद हमने देखा कि प्रिंट कल्चर में क्या क्या फर्दर इनोवेशंस हुए। उसके बाद हमने बात करी बेटा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया में किस तरीके से प्रिंट कल्चर आया, कि पोर्तुगीज मिशनरी जो है इंडिया में प्रिंट कल्चर को लेके आए। फिर इंडिया में भी रिलीजियस डिबेट्स हुई बेटा, एक तरफ थे सोशल रिफॉर्मर थे और एक तरफ थे बेटा हिंदू ऑर्थोडॉक्स विचारधारा के लोग बेटा, तो इनके बीच में डिबेट होती है बेटा। तो इस तरीके से हमने क्या किया बेटा, प्रिंट कल्चर को पूरा आगे समझने की कोशिश करी। आज हम जो है बेटा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और इस चैप्टर को क्या करेंगे बेटा, हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद इसका एक लेक्चर और लगेगा जिसमें हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर दी एंड हो जाएगा, फिर हम बढ़ेंगे अपनी ज्योग्राफी की तरफ। क्लियर है बच्चों? तो देखते हैं आज हमें क्या इसमें पढ़ना है। हमारा टॉपिक है बेटा वुमेन एंड प्रिंट। अब यहाँ पे हम वुमेन्स के बारे में बातचीत करेंगे कि वुमेन्स का किस तरीके से प्रिंट के साथ संबंध है। देखिए, lives and feelings of women began to be written in particularly vivid and intense ways। देखिए बेटा, एक वुमेन की क्या फीलिंग्स है, उसकी क्या जिंदगी थी, वो भी धीरे धीरे प्रिंट कल्चर के तहत लिखा जाने लगा। ठीक है, वुमेन्स रीडिंग देयर फॉर इंक्रीज एनॉर्मसली इन मिडिल क्लास होम। और जो मिडिल क्लास के परिवार हुआ करते थे उसमें महिलाओं की रीडर एज अ रीडर संख्या क्या होने लगी बेटा, बढ़ने लगी। जो लिबरल हस्बैंड और फादर्स थे, लिबरल हस्बैंड फादर्स कौन होते हैं बेटा, जो पढ़े लिखे हस्बैंड होते हैं, खुले विचारों के फादर्स या हस्बैंड होते हैं, वो अपने घर की महिलाओं को क्या करते थे बेटा, पढ़ने के लिए अनुमति देते थे। और साथ के साथ उन्हें स्कूल भी भेजा करते थे। जब वुमेन स्कूल सेटअप किए गए बेटा काफी सारे शहरों में, काफी सारे टाउन्स के अंदर मिड 19th सेंचुरी में, यानी कि वुमेन स्कूल भी सेटअप किए गए जिसमें महिलाओं को पढ़ने के लिए चीजें सिखाई जाती थी। Many journals began carrying writings by women and explained why women should be educated। और काफी सारी ऐसी पत्रिकाएं थी बेटा जो वुमेन्स के ऊपर लिख रही थी बेटा, जिसमें बताया जा रहा था कि वुमेन को एक पढ़ा लिखा क्यों होना चाहिए, why women should be educated। They also carried a syllabus and attached suitable reading matter which could be used for home based schooling। और इन पत्रिकाओं में एक ऐसे मटेरियल भी हुआ करते थे जिससे महिलाएं घर पे रह के भी क्या कर सकती थी बेटा, अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकती थी। यानी कि महिलाओं के बीच में भी क्या हो रहा था बेटा, प्रिंट कल्चर जो है फ्लरिश हो रहा था। बट नॉट ऑल फैमिलीज वर लिबरल। लेकिन जो सारी फैमिलीज थी बेटा वो लिबरल नहीं थी। कुछ कंजर्वेटिव हिंदूज भी थे और मुस्लिम्स भी थे। कंजर्वेटिव हिंदूज का यह मानना था बेटा कि अगर एक लड़की लिटरेट हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, विडो हो जाएगी, उसका तलाक हो जाएगा, विधवा हो जाएगी। पता नहीं कौन सी आइडियोलॉजी थी, लेकिन ठीक है भैया, कंजर्वेटिव हिंदूज की आइडियोलॉजी थी कि अगर महिला एक लिटरेट हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी बेटा, विडो हो जाएगी। और मुस्लिम्स भी पीछे नहीं थे। मुस्लिम्स को डर था कि अगर महिला एडुकेटेड हो जाएगी बेटा तो वो करप्ट हो जाएगी उर्दू रोमांस को पढ़ के। किसको पढ़ के करप्ट हो जाएगी बेटा, उर्दू रोमांस को पढ़ के क्या हो जाएगी बेटा, वो करप्ट हो जाएगी। लेकिन देखिए बेटा, कुछ महिलाएं क्या होती है बेटा, बागी होती है, यानी कि बगावत करती है, चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, तो एक स्टोरी यहां पे दी गई है बेटा एक लड़की की जो एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे नॉर्थ इंडिया एरिया में, जो चुपचाप चुपचाप क्या करती थी बेटा, सीक्रेटली जो है उर्दू को लिखना और पढ़ना सीख रही थी। क्या कर रही थी बेटा, वो उर्दू को पढ़ना और लिखना सीख रही थी। उसकी फैमिली चाहती थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अरेबिक कुरान पढ़े, जो कि उसको समझ में नहीं आता था। तो वो महिला क्या करती थी बेटा, वो वुमेन क्या कर रही, वो गर्ल क्या कर रही थी बेटा, सीक्रेटली जो है उर्दू को लिखना और पढ़ना सीख रही थी। ठीक है, सो शी इंसिस्टेड ऑन लर्निंग टू रीड अ लैंग्वेज दैट वाज हर ओन। तो वो उसी लैंग्वेज को सीख रही थी बेटा जिसमें उसका इंटरेस्ट था। एक ईस्ट बंगाल का एग्जांपल लेते हैं बेटा, 19th सेंचुरी के अंदर ईस्ट बंगाल का एक महिला रही है बेटा जिनका नाम था राज सुंदरी देवी। एक यंग मैरिड गर्ल जिनकी शादी जो हुई थी वो बेटा बहुत ही ऑर्थोडॉक्स परिवार में हुई थी, यानी कि बहुत ही पुराने विचारधारा के लोगों के परिवार के बीच में हुई थी। वहां पे ये राजसुंदरी देवी क्या करती थी बेटा, राजसुंदरी देवी जो है ना रसोई के अंदर चुपचाप चुपचाप क्या क्या करती थी बेटा, पढ़ा करती थी। बाद में इन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी भी लिखी बेटा, जिसे अमर जीबान के नाम से जाना जाता है। याद रखना, राजसुंदरी देवी जिन्होंने बंगाली भाषा में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बेटा, अमर जीबान, जिसे पब्लिश किया गया था बेटा कब, 1876 में से क्या किया गया था बेटा, पब्लिश किया गया था। इट वाज द फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी पब्लिश इन द बंगाली लैंग्वेज। ये पहली फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी बेटा जो किस लैंग्वेज में प्रिंट की गई थी बेटा, बंगाली लैंग्वेज में प्रिंट की गई थी। यानी कि महिलाएं भी क्या कर रही थी बेटा, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी किसके अंदर बेटा, प्रिंट कल्चर के अंदर। ठीक है, और देखिए बेटा और क्या हो रहा है
Since social reforms and novels had already created a great interest in women's lives and emotions. देखिए जो सामाजिक सुधार हो रहे थे और जो नॉवेल्स छापी जा रही थी उसमें लगातार वुमेन्स की क्या हो रहा था बेटा, इंटरेस्ट बढ़ रहा था, क्योंकि उसमें वुमेन्स की जिंदगी के बारे में और वुमेन्स के इमोशंस के बारे में बताया जा रहा था। ठीक है, तो यहां पे अब क्या होने लगा बेटा, महिलाएं भी लिखने लगी, जिसमें महिलाएं जो डेली बेसिस पे जिंदगी के अंदर फेस करती है उनके बारे में लिखा जाने लगा। जैसे कि 1860 की बात है बेटा, एक बंगाली वुमेन थी जिनका नाम था कैलाश बाशिनी देवी। क्या नाम था बेटा, कैलाश बाशिनी देवी। उन्होंने अपनी किताब के अंदर क्या लिखा कि एक महिला जो है, एक वुमेन जो है, अपने डेली लाइफ में किन किन चीजों का अनुभव करती है। तो क्या क्या अनुभव करती है कैलाश बाशिनी देवी ने, क्या लिखा बेटा कि किस तरीके से महिलाओं को घर के अंदर ही एक तरीके से जेल के अंदर रखा जाता है, वो घर नहीं होता, वो जेल होता है। महिलाओं को किस तरीके से इग्नोर किया जाता है, उनसे जबरदस्ती हार्ड वर्क, डोमेस्टिक लेबर करवाया जाता है और उनको अनजस्ट तरीके से ट्रीट किया जाता है, जबकि वो लोगों की क्या कर रही होती है बेटा, सेवा कर रही होती है। कैलाश बाशिनी देवी ने अपनी किताब के अंदर महिलाओं के एक्सपीरियंस के बारे में लिखा कि महिलाएं किस तरीके से चीजों को फेस करती थी। 1880s में अगर आज के दिन की बात करें महाराष्ट्र के अंदर, तो ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने भी बेटा काफी गुस्से के अंदर ये लिखा बेटा कि किस तरीके से मिजरेबल लाइव्स जी रही थी बेटा अपर कास्ट हिंदू वुमेन, स्पेशली विडोज, यानी कि जो अपर कास्ट हिंदू वुमेन्स थी, स्पेशली जो विधवा महिलाएं थी, वो किस तरीके से बेटा एक मिजरेबल लाइफ जी रही थी, उनके बारे में बहुत ही गुस्से में ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने क्या किया बेटा, अपनी किताबों में जिक्र किया। एक वुमेन थी बेटा जिन्होंने तमिल नोवेल लिखा था बेटा, उसमें उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया कि किस तरीके से काफी सारे कारणों की वजह से उनका जो विश्व था, क्योंकि देखो महिलाएं घर में रहा करती थी तो उनका वर्ल्ड क्या था बेटा, काफी स्मॉल था। इसकी लाइन को समझो बेटा तमिल नोवेल की, फॉर वेरियस रीजंस माय वर्ल्ड इज स्मॉल, देश बहुत छोटा था मेरा वर्ल्ड, लेकिन मोर देन हाफ माय लाइफ हैप्पीनेस हैज कम फ्रॉम बुक्स, लेकिन मेरी जिंदगी की आधी से ज्यादा खुशियां जो है वो किससे आई बेटा, किताबों से आई। यानी कि महिलाएं जो है घर में रहा करती थी, उनको अनजस्ट ट्रीट किया जाता था, तो महिलाएं घर पे पढ़ पढ़ के अपना टाइम पास कर रही थी और उनको जो खुशी मिला करती थी बेटा वो किताबों से ही मिल रही थी। तो इस तरीके से क्या हो रहा था बेटा, वुमेन के साथ क्या हो रहा था, प्रिंट कल्चर आगे बढ़ रहा था। उर्दू में किताबें लिखी जा रही थी, तमिल में, बंगाली में, मराठी में प्रिंट कल्चर क्या हो रहा था बेटा, डेवलप हो रहा था, और हिंदी में किताबें लिखा जाना शुरू हुआ बेटा 1870 से। ठीक है, तो काफी सारी चीजें जो है 1870 में हिंदी में लिखने लगे बेटा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इन द अर्ली 20th सेंचुरी जर्नल्स रिटन फॉर एंड समटाइम्स एडिटेड बाय वुमेन बिकेम एक्सट्रीम पॉपुलर। महिलाओं के जरिए भी चीजें लिखी जा रही थी बेटा। महिलाओं के साथ जो इश्यूज हुआ करते थे वुमेन्स एजुकेशन को लेकर, वो डिस्कस किए जाने लगे पब्लिक में। विडोहुड, जो विधवा प्रथा थी उसके बारे में डिस्कशन होने लगा। विडो रीमैरिज, यानी कि विधवा की शादी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पे बातचीत होने लगी बेटा। ठीक है, सम ऑफ देम ऑफर्ड हाउस होल्ड, कुछ किताबों के अंदर महिलाओं को घर में किस तरीके से रहना चाहिए इस पे किताबें छापी जा रही थी, और कुछ फैशन लेसन्स दे रही थी बेटा। एक तरीके से मतलब अलग अलग फील्ड में महिलाओं से रिलेटेड क्या हो रहा था बेटा, किताबें जो है आगे छापी जा रही थी। पूरी तरीके से आगे क्या हो रहा था बेटा, किताबें जो है आगे छापी जा रही थी। फिर क्या हुआ बेटा, देखिए पंजाब के अंदर अगर अपन बात करें बेटा, तो एक सिमिलर लिटरेचर प्रिंट की गई बेटा 20th सेंचुरी में। पंजाब के अंदर क्या हुआ बेटा, राम चड्ढा नाम के व्यक्ति ने बेटा एक किताब प्रिंट करी बेटा, इसका नाम था स्त्री धर्म विचार। राम चड्ढा नाम के व्यक्ति ने बेटा एक सबसे फास्ट सेलिंग किताब पब्लिश करी जिसका नाम था स्त्री धर्म विचार। इसमें बताया गया कि महिलाएं कैसे ओबीडियंट वाइफ्स बन सकती है, कैसे महिलाएं एक अच्छी पत्नियां बन सकती है। और जो खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी थी, खालसा भी किससे रिलेटेड है बेटा, सिख कम्युनिटी से रिलेटेड है। खालसा मतलब खालिस यानी कि शुद्ध। ठीक है, उन्होंने भी चीप बुक्स यानी कि सस्ती किताबें प्रिंट करना लगे बेटा, सिमिलर मैसेज को कि महिलाओं को किस तरीके से ओबीडियंट वाइफ्स बननी चाहिए बेटा। मेनी ऑफ दीज वर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स अबाउट द क्वालिटीज ऑफ ए गुड वुमेन। और इन किताबों के अंदर काफी सारे डायलॉग लिखे हुए थे कि एक अच्छी महिला के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है। बंगाल का एक एरिया था बेटा सेंट्रल कलकत्ता में, जिसका नाम था बेटा बाटला। बंगाल के अंदर ये जो जगह है बेटा, ये जाना जाता था प्रिंटिंग ऑफ पॉपुलर बुक्स के लिए, यानी कि महिलाओं से रिलेटेड जो पॉपुलर बुक छापी जा रही थी उसका ये हब था बेटा, कौन, बाटला। यहाँ पे महिलाएं जो है बेटा चीप एडिशंस खरीद सकती थी, सस्ती किताबें खरीद सकती थी, रिलीजियस टेक्स्ट से रिलेटेड, स्क्रिप्चर से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड और भी बहुत सारी मैटर से रिलेटेड। ठीक है, by the late 19th century a lot of these books were being profusely illustrated with woodcuts and colored lithographs। और एक समय के बाद क्या हुआ बेटा, इन किताबों को सजा धजा के बेचा जाने लगा बहुत ही खूबसूरत तरीके से। जो पेडलर्स हुआ करते थे, जो गांव-गांव में घुमा करते थे बेटा, वो बाटला से किताबें उठाया करते थे बेटा, गांव-गांव में घुमा करते थे बेटा, जिससे महिलाओं के पास किताबें पहुंचा करती थी। और महिलाएं जो है अपने खाली टाइम में क्या किया करती थी बेटा, किताबों को पढ़ा करती थी, और वो अपनी एक सो कॉल्ड हैप्पीनेस को वहीं से ही क्या किया करती थी बेटा, गेन किया करती थी। क्लियर है बेटा, पढ़ो बेटा इसको। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखिए बेटा। अब देखिए प्रिंट एंड पुअर पीपल। पुअर पीपल की क्या सिचुएशन चल रही थी प्रिंट के साथ, तो देखिए बहुत ही सस्ती छोटी छोटी किताबें जो है मार्केट में आ गई बेटा 19th सेंचुरी के अंदर, जैसे मद्रास में या चौराहों पे, ताकि पुअर पीपल भी क्या कर सके बेटा, मार्केट से किताबों को खरीद सके और पढ़ सके।
पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो सेटअप की जा रही थी बेटा 20वीं सेंचुरी से और एक्सपेंड कर रही थी अपने एक्सेस बुक्स तक, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पब्लिक लाइब्रेरीज पहुंचे और पुअर पीपल ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके बेटा, किताबों का आनंद ले सके। इन लाइब्रेरीज को सेटअप किया जा रहा था शहरों में और टाउन्स में और प्रॉस्परस यानी कि अमीर विलेजेस में। जो रिच लोकल पैटर्न्स थे बेटा, वो लाइब्रेरी को सेटअप करने एक तरीके से प्रेस्टीज अपने आप में क्या मानते थे, प्रेस्टीज को माना जाता था। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर काफी सारी किताबें छापी जा रही थी बेटा, याद रखना। लेट 19th सेंचुरी में क्या था बेटा, जाति को लेकर जो भेदभाव किया जाता है उस पर काफी सारी किताबें छापी जा रही थी, जिसमें से एक ऑथर का नाम है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो है बेटा महाराष्ट्र के निवासी थे, जिन्होंने मराठी भाषा में किताब लिखी थी, जिसका नाम क्या था बेटा, गुलामगिरी। क्या नाम था बेटा उस किताब का, गुलामगिरी। 1871 में पब्लिश हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से लोअर कास्ट के लोगों के साथ इनजस्टिस किया जाता है। 20th सेंचुरी में बेटा बी आर अंबेडकर जो महाराष्ट्र के अंदर और ईवी रामास्वामी नेकर मद्रास के अंदर, इन्होंने भी काफी ज्यादा किताबें लगी बेटा, जिसके अंदर कास्ट और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड चीजें बताई जा रही थी कि लोअर कास्ट के लोगों के साथ किस तरीके का भेदभाव किया जाता है। Local protest movements and sects also created a lot of popular journals and tracts criticizing ancient scriptures and envisaging a new and just future। और काफी सारी ऐसी किताबें भी छापी जा रही थी बेटा, जो बता रही थी कि एशियंट इतिहास में भी किस तरीके से क्या कहते हैं अपने ये लोअर कास्ट के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। जो फैक्ट्रीज के अंदर वर्कर्स थे बेटा, वो काफी ज्यादा काम किया करते थे, उनके पास एजुकेशन की कमी थी बेटा, तो वो ज्यादा लिख नहीं सकते थे। लेकिन कुछ वर्कर्स ऐसे थे बेटा जो लिख रहे थे, जिसमें से एक का एग्जांपल है काशी बाबा। काशी बाबा कौन थे बेटा, कानपुर की मिल में काम करते थे, जिन्होंने किताब लिखी थी छोटे और बड़े का सवाल। 1938 में पब्लिश हुई थी। ये बात ध्यान रखना बेटा, कौन सी किताब थी, छोटे और बड़े का सवाल, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से कास्ट का एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्लास जो है अपर क्लास के लोग जो है लोअर क्लास के साथ क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। एक दूसरे कानपुर मिल वर्कर और थे बेटा, जिन्होंने किताब लिखी थी बेटा, लिखने वाले का नाम था सुदर्शन चक्र और किताब का नाम क्या था बेटा, सच्ची कविताएं। क्या नाम था बेटा किताब का, सच्ची कविताएं लिखी गई थी बेटा, ठीक है। 1930s में आते आते बेंगलोर कोटन मिलकर ने क्या हुआ बेटा, लाइब्रेरीज को सेटअप किया ताकि वो खुद पढ़ सके बेटा और साथ के साथ लिख सकें। और इनको स्पॉन्सर कौन कर रहा था बेटा, सोशल रिफॉर्मर्स। यानी कि पास पैसे कहां से आ रहा था, पुअर पीपल्स के पास। इनको स्पॉन्सर कर रहे थे सोशल रिफॉर्मर्स, इसलिए कर रहे थे बेटा क्योंकि वर्कर्स के अंदर क्या है, गंदी आदत थी बेटा ड्रिंक करने की। तो लाइब्रेरी इसलिए सेटअप करी जा रही थी ताकि वो ड्रिंकिंग के शराब से क्या हो सके, मुक्त हो सके और किताबें पढ़ के अपने आप को क्या कर सके बेटा, एनलाइटन कर सके, अपने विचारों को खोल सके और साथ के साथ अपनी लिटरेसी रेट को भी बढ़ा सके और कहीं ना कहीं आगे जाके नेशनलिज्म की फीलिंग को भी क्या कर पाए बेटा, वो लोग डेवलप कर पाए। तो इस तरीके से पुअर पीपल्स के बीच में भी क्या हो रहा था बेटा, प्रिंट जो है वो आगे सर्कुलेट हो रहा था। क्लियर है बेटा, चलिए पढ़ लीजिए बेटा एक बार इसको। अब लास्ट टॉपिक देखिए बेटा इस चैप्टर का, प्रिंट एंड सेंसरशिप। प्रिंट एंड सेंसरशिप क्या है, देखिए 1798 से पहले जो कॉलोनियल स्टेट था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी बेटा, वो ज्यादा कंसर्न नहीं थी सेंसरशिप को लेकर। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, क्या चीज छापी जा रही है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस एस्टैब्लिश करना सेंसरशिप कहलाता है, ठीक है। देखिए शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सेंसरशिप लगाई बेटा, वो सिर्फ उन प्रिंटेड मैटर पे लगाई बेटा जो ब्रिटिशर्स के खुद के जरिए प्रिंट किए जा रहे थे, इंग्लिशमैन के जरिए प्रिंट किए जा रहे थे, जो लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ बोल रहे थे और जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी की इमेज खराब हो रही थी। क्योंकि वो लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रिटिसाइज करेंगे तो इंग्लैंड में क्या होगा बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी की इमेज खराब होगी। इस वजह से सबसे पहले जो सेंसरशिप लगाई गई वो उन ब्रिटिश पत्रकारों पर लगाई गई जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स उसकी पॉलिसी के खिलाफ क्या क्या करते थे बेटा, बोला करते थे। लेकिन 1820 में क्या हुआ, कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और इससे क्या हुआ बेटा, प्रेस की फ्रीडम के ऊपर कुछ सर्टेन रेगुलेशंस लगा दिए गए, ठीक है। बात समझना बेटा। और लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, न्यूज़पेपर्स के जरिए अपने अच्छे अच्छे कामों को लोगों तक पहुंचा रहे थे कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितना अच्छा काम किया है। लेकिन इससे पब्लिशर्स को दिक्कत आ रही थी, कुछ रेगुलेशन पास कर दिए थे। तो 1835 में क्या हुआ बेटा, काफी सारी पिटीशंस दाखिल की गई कोर्ट के अंदर, यानी कि अर्जियां दाखिल की गई, ठीक है, इंग्लिश पब्लिशर्स के जरिए भी और वर्नेकुलर लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर छाप रहे थे, लोकल लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर छाप रहे थे, उनके जरिए भी पिटीशन दाखिल की गई। तो गवर्नर जनरल जो थे उस टाइम पे वो थे विलियम बेंटिंग। उन्होंने बोला कि ठीक है लॉस के अंदर कुछ रिवाइजमेंट किया जाएगा। तो थॉमस मैकोले वो व्यक्ति थे बेटा, लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल, जिन्होंने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी 1820 में, उसे क्या कर दिया गया बेटा, हटा दिया गया, यानी कि रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। लेकिन आपको पता है रिवोल्ट ऑफ 1857 1870 की क्रांति हुई थी बेटा। उस टाइम पे क्या हुआ था बेटा, ब्रिटिशर्स के जरिए काफी सारी चीजें मात्रा में उनके खिलाफ मात्रा में क्या की गई थी बेटा, बहुत सारी चीजें क्या हुई थी, छापी गई थी। बात समझ लो बेटा। जो वर्नेकुलर न्यूज़पेपर्स थे बिकम एसेटिवली नेशनलिस्ट, द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगन डिबेटिंग मेजर्स ऑफ स्ट्रिंजेंट कंट्रोल। तो क्या बात हो रही थी बेटा, जो वर्नेकुलर न्यूज़पेपर छापे जा रहे थे वो लगातार क्या कर रही थी, नेशनलिस्ट के सपोर्ट में बोल रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रिटिसाइज कर रही थी। तो इससे परेशान होकर क्या हुआ बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1878 में एक एक्ट पास किया जिसे हम कहते हैं वर्नेकुलर प्रेस एक्ट। और इसका आइडिया लिया गया था बेटा आयरलैंड के प्रेस लॉ से।
क्या है सर इसका मतलब? इसका मतलब ये है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का कि इसमें गवर्नमेंट के पास पूरी तरीके से पावर आ गए थे कि वो जो भी चीज चाहे उसे क्या कर सकती है, सेंसर कर सकती है। यानी कि अब गवर्नमेंट के पास पूरी तरीके से पावर आ गई थी कि वो हर एक चीज को चेक करेगी। अगर कोई चीज मार्केट में जाने लायक है तो उसे जाने दिया जाएगा, अगर उसे लगता है कि इससे हिंसा फैलेगी या मार्केट में कुछ इमेज खराब हो सकती है तो उस न्यूज़पेपर पब्लिश करने वालों को पहले वार्निंग दी जाएगी। अगर वार्निंग को इग्नोर करेगा तो उसकी प्रिंटिंग प्रेस को बंद कर दिया जाएगा और साथ के साथ उसकी प्रिंटिंग मशीन को भी जब्त कर लिया जाएगा। यानी कि पूरी तरीके से वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत जो है वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर्स के ऊपर क्या कर दिया गया था बेटा, एक तरीके से सेंसरशिप लगा दी गई थी कि जो भी आप छापोगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में होना चाहिए, उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल भी होना चाहिए लेकिन उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, वरना आपकी प्रिंटिंग प्रेस और आपकी प्रिंटिंग मशीन को क्या कर लिया जाएगा बेटा, जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन नेशनलिस्ट ऐसे नहीं थे बेटा। जो क्रांतिकारी लोग थे वो लगातार न्यूज़पेपर छाप रहे थे बेटा पूरा ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रिटिसाइज किया जा रहा था बेटा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो न्यूज़पेपर छाप रही थी उसमें नेशनलिस्ट की बुराई हुआ करती थी और जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर छाप रहे थे उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रिटिसाइज किया जाता था। ठीक है, लेकिन इस तरीके से क्या हुआ, न्यूज फैलने लगी पूरे ऑल ओवर इंडिया में, प्रोटेस्ट स्टार्ट होने लगे बेटा। और जब पंजाब में क्रांतिकारियों ने रिवोल्यूशन किया था 1906 में, उसकी वजह से 1907 में क्या हुआ बेटा, पंजाब के क्रांतिकारियों को डिपोर्ट कर दिया गया पंजाब से। और इस डिपोर्टेशन की वजह से बाल गंगाधर तिलक ने बेटा एक न्यूज़पेपर लिखा था बेटा जिसका नाम था केसरी। अब पंजाब के क्रांतिकारियों को डिपोर्ट कर दिया था बेटा 1907 में, तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था बेटा, केसरी एक न्यूज़पेपर लिखा था। अब जाहिर सी बात है लिखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज होगी बेटा, तो इससे क्या हुआ बेटा, बाल गंगाधर तिलक को बेटा 1908 में क्या कर दिया गया बेटा, जेल में डाल दिया गया। और जो भी बाल गंगाधर तिलक के समर्थन में थे बेटा, उससे क्या हुआ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या हो गए थे बेटा, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो इस तरीके से क्या हुआ बेटा, इस तरीके से अपना प्रिंट एंड सेंसरशिप वाला टॉपिक भी खत्म होता है बेटा। और आज हमारा जो ये चैप्टर है प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, वो भी पूरी तरीके से क्या होता है बेटा, दी एंड होता है। बहुत ही अच्छा चैप्टर था, बहुत ही बारीकी से हमने पढ़ा है इसे बेटा। फिर भी कोई भी आपको डाउट रह जाता है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है बेटा तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा आपके लिए बेटा इसका, उसमें अपन बात करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उसके बाद हम एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर को हम जल्दी कंप्लीट करेंगे, 2 से 3 लेक्चर में हम उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, फिर अपन पॉलिटी की तरफ भी बढ़ेंगे, धीरे धीरे अपन जल्दी ही कुछ ही समय में क्या करेंगे, अपना पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस जो है कंप्लीट कर लेंगे विद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद एक वीडियो लेके आऊंगा जो स्पेशली मैप के लिए होगी बेटा, जिसमें अपन मैप्स पे बात करेंगे कि ज्योग्राफी से और हिस्ट्री से कहां से मैप्स बनते हैं। और फिर एक वीडियो लेके आऊंगा मैं आपके लिए, इसमें हम सोर्स बॉक्स के बारे में बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट जो सोर्स बॉक्स है, जहां से सवाल बन जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर आएगा बेटा आपका, तो सोर्स बॉक्स से सवाल बनने की संभावना पूरी है, तो वो भी हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आज अपना लेक्चर अपन यही खत्म करते हैं, प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड अपना पूरा होता है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, तो जल्दी ही मिलूंगा आपसे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।